विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 6 बाजार की परिभाषा, प्रस्तावना, क्रेता विक्रेता, बाजार का वर्गीकरण आप देख चुके हैं। अब जो लास्ट वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हमने बाजार का वर्गीकरण देखा था, उसमें हमने 3 प्रकार देखे थे: स्थान आधारित बाजार, जत्था आधारित बाजार और स्पर्धा आधारित बाजार। तो जो लास्ट में हमने विद्यार्थी मित्रों स्पर्धा आधारित बाजार देखा था, उसमें हमने 2 प्रकार देखे थे, पूर्ण स्पर्धा और अपूर्ण स्पर्धा। तो बाजार का वर्गीकरण अब क्या हुआ, वो तो स्थान और जत्था और स्पर्धा के आधार पर था। अब यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं पूर्ण स्पर्धा और अपूर्ण स्पर्धा वाला बाजार। तो पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में कोई पॉइंट नहीं है और अपूर्ण वाले में 3 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। कैसे? एकाधिकार युक्त स्पर्धा, अल्प हस्तक, एकाधिकार, इस प्रकार से 3 प्रकार यहाँ पर देखे गए। लेकिन हमको अभी चर्चा क्या करना है, पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार की चर्चा करनी। अब अगर हम पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार की बात करें विद्यार्थी मित्रों, तो पूर्ण स्पर्धा वाला बाजार एक आदर्श बाजार है। कैसा बाजार है विद्यार्थी मित्रों? पूर्ण स्पर्धा वाला बाजार एक आदर्श बाजार है, परंतु वह सिर्फ सैद्धांतिक बनकर रह गया। क्या बनकर रह गया? सैद्धांतिक बनकर रह जाता है। अब अगर हम इसकी परिभाषा यहाँ पर देखें तो आप देख पा रहे हैं कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के मतानुसार पूर्ण स्पर्धा वहाँ अस्तित्व में आती है जहाँ पर उत्पादक की उत्पादित वस्तु, किसकी? उत्पादक की, जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति है वह, उत्पादित वस्तु, जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है वह, वस्तु की मांग संपूर्ण मूल्य सापेक्ष होती है। जैसे कि अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो किसान उत्पादक है, अनाज का उत्पादन किया तो अनाज उत्पादित वस्तु है। अगली परिभाषा है विद्यार्थी मित्रों लेफ्टविच के मतानुसार। आप देख सकते हैं लेफ्टविच के मतानुसार मतलब पूर्ण स्पर्धा एक ऐसी बाजार व्यवस्था है जहां पर बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। इतनी बड़ी इकाई समस्त बाजार में ना होने के कारण बहुत सी इकाइयां समगुण धर्मी वस्तु का विक्रय करती है। फिर से देखिए, पूर्ण स्पर्धा एक ऐसी बाजार व्यवस्था है जहां पर बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। बाजार कीमत को मतलब जो वस्तु की कीमत है उसको प्रभावित कर सके। इतनी बड़ी इकाई समस्त बाजार में ना होने के कारण बहुत सी इकाइयां क्या करती हैं? समगुण धर्म वस्तुओं का विक्रय करती। एक समान गुण धर्म रखने वाली वस्तुओं, एक जैसी लगने वाली वस्तु, एक जैसी दिखने वाली वस्तु, एक जैसी स्वाद वाली वस्तु, रंग गंधर्व के आधार पर विक्रय किया जाता। विद्यार्थी मित्रों, हम पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार का लक्षण की चर्चा करेंगे। लक्षण की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में कुल 6 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं? 6। नंबर 1, असंख्य क्रेता एवं विक्रेता। नंबर 2, समगुण धर्मी वस्तुएं। नंबर 3, इकाइयों का मुक्त आवागमन। नंबर 4, बाजार की संपूर्ण जानकारी। नंबर 5, उत्पादन के साधन संपूर्ण रूप से गतिशील। और लास्ट नंबर 6, परिवहन खर्च का अभाव। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से आज हम पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार के लक्षण में 6 लक्षण की चर्चा करेंगे। पहला लक्षण दिया हुआ है असंख्य क्रेता और विक्रेता। मतलब जहां पर पूर्ण स्पर्धा होती है वहां पर जो क्रेता मतलब ग्राहक, विक्रेता मतलब वस्तु का विक्रय करने वाला व्यापारी की संख्या क्या होती है? असंख्य, अनगिनत देखने को मिलती है। तभी तो स्पर्धा होगा। कोई एक विद्यार्थी मैदान में अकेले चल रहा है कि दौड़ रहा है, फर्स्ट वही आने वाला है, क्योंकि उसके मुकाबले, उसके प्रतिस्पर्धा में और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन अगर उसी के साथ 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी चल रहे हो या दौड़ रहे हो तो जो पहले नंबर पे आएगा उसे ही पहला माना जाएगा, जो लास्ट नंबर पे आएगा उसे ही लास्ट माना
जाएगा। इसलिए जिस भी विस्तार में, जिस भी वस्तु के कंपटीशन में, विक्रय में, क्रय में जहाँ पर अधिक क्रेता विक्रेता होंगे वहीं पर स्पर्धा देखने को मिलती है। क्यों? परीक्षाएं हम स्पर्धात्मक देते हैं, हम देते हैं परीक्षा, स्पर्धा वाली परीक्षा देते हैं, तो उसमें से बहुत सारे लोग फेल होते हैं, बहुत सारे लोग फर्स्ट आते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि यह सब आज के समय में बहुत ज़रूरी है और इसी की मांग है। अब हम आगे देखते हैं। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार की प्राथमिक शर्त होती है असंख्य क्रेता और विक्रेता। मतलब ये शर्त होती है कि वहाँ पर जहाँ पर स्पर्धा होगा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्रेता और विक्रेता होने चाहिए। इस प्रकार के बाजार में क्रेता और विक्रेता अनगिनत होते हैं। कैसे होते हैं? अनगिनत देखने को मिलते हैं। अब इसी के साथ इस बाजार में असंख्य विक्रेताओं में से कोई एक विक्रेता, असंख्य विक्रेताओं में से कोई एक विक्रेता बाजार की आपूर्ति का बहुत थोड़ा हिस्सा बेचता है। क्या करता है? बेच देता है। और जिससे संपूर्ण बाजार की आपूर्ति पर नियंत्रण रखना संभव नहीं होता है और जिसकी वजह से वस्तु की बाजार कीमत पर प्रभाव भी नहीं पड़ता। अब एक सीधा सा उदाहरण, आप जिस बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाते हो उस बाजार में समझ लो कि 20 लारियां हैं। कितनी लारियां हैं? 20। एक लारी वाला, एक दुकानदार अगर वस्तु की कीमत को घटाए या बढ़ाए तो बाकी 19 पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 19 के 19 वस्तु की कीमत बढ़ाते या घटाते हैं तो वह उस एक लारी पर इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। त्योहार के समय में हम अपने घरों पर लाइट के छोटे छोटे बल्ब वाले लाइट लगाते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे बल्ब वाले हम लाइट बाज़ार से खरीद कर लाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। मान लो कि आप एक ऐसी लर खरीद के लाते हो, उस लर में कुल 100 बल्ब लगे हुए हैं, 100 गोले लगे हुए हैं, 100 लाइट लगे हुए हैं, 100 LED लगी हुई है। और उसमें से किसी किनारे पर, मान लो कि यहाँ पर किसी किनारे पर यहाँ पर जो ये बल्ब लगे हुए हैं, इन बल्बों में से 100 में से कोई एक जगह पर बल्ब क्या है? फ्यूज है, मतलब वह प्रकाश दे पा नहीं रहा है। मान लो कि ये वाला फ्यूज है या ये वाला फ्यूज है, तो बाकी जो 98 बचते हैं वो क्या करेंगे? उन 2 बल्बों के प्रकाश को कवर कर लेते हैं और आपके प्रकाश में जरा भी अंतर देखने को मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बल्ब है, जो लाइट के प्रकाश है, उसकी संख्या ज़्यादा है। इसलिए अगर यहाँ पे जो लाइट की लर हम लेकर आए हैं जिसमें 100 बल्ब हैं, अगर 2 चालू हो, 98 फ्यूज हो, तो वहाँ पर प्रकाश में फर्क देखने को मिलता है। लेकिन अगर 2 फ्यूज हैं, 98 चालू हैं, तो उन दोनों का यहाँ पर असर देखने को मिलेगा नहीं। विद्यार्थी मित्रों, इसी तरीके से बाजार के अंदर अनेकों क्रेता अनेकों विक्रेता होते हैं। अगर कोई एक विक्रेता किसी भी वस्तु में उतार चढ़ाव करके, उसकी कीमत में उतार चढ़ाव करके विक्रय करता है तो बाजार, संपूर्ण बाजार पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट देखने को, ज़्यादा फर्क देखने को, प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, अब हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे, समगुणधर्मी वस्तु। अब समगुणधर्मी वस्तु में हम देखेंगे कि पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में दूसरी महत्वपूर्ण चीज समगुणधर्मी वस्तुओं का अस्तित्व है। समगुणधर्मी वस्तु अर्थात रूप, रंग, गंध, कद, स्वाद, आकार, वजन, गुणवत्ता इत्यादि जैसी बातों में एक समान होती है। तो इस तरह से जैसे कि अभी आपने देखा कि जो समगुणधर्मी वस्तुएं होती हैं उसके रूप, रंग, गंध, कद, स्वाद, आकार, वजन, गुणवत्ता इत्यादि जैसे बातों का एक समान देखने को मिलता है। सभी वस्तुएं एक जैसी होती हैं और सभी वस्तु एक जैसी होने से उसे एक रूप, समरूप या एक सरीखी
वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। और इसी कारण से बाजार की ये सभी वस्तुएं एक दूसरे की क्या होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तु होती हैं। प्रतिस्थापन मतलब इस वस्तु के तुलना में वह वस्तु, अगर आपको ओप्पो का फ़ोन नहीं पसंद आ रहा है तो वीवो का ले लो, उसी प्राइस में आपको उसके जैसा सेम फैसिलिटी वाली सुविधा उसके अंदर मिल जाएगी। तो क्या हुआ कि यहाँ पर समगुणधर्मी प्रतिस्थापन वस्तुएं आपको देखने को मिलती हैं। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, इस बाजार में वस्तुएं समगुणधर्मी होने से विविध उत्पादक अथवा विक्रेता अपनी वस्तु की अलग अलग कीमत नहीं ले सकते, जबकि क्रेता भी समगुणधर्मी वस्तुओं के कारण एवं उसमें साम्यता, एक समानता होने से अलग अलग कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते हैं और बाजार में वस्तु की कीमत एक जैसी देखने को मिलती है। इसलिए स्पर्धा बाजार में। हम विद्यार्थी मित्रों तीसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे, इकाइयों का मुक्त आवागमन। जो इकाइयां हैं, जो पीढ़ी हैं, जो उत्पादक हैं, जो विक्रेता हैं, वो बाजार के अंदर किस तरह से प्रवेश करती हैं। तो पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण इकाइयों का मुक्त आवागमन है। यहाँ पर इकाइयों के मुक्त आवागमन का अर्थ इकाइयों का उद्योग जगत में बिना किसी नियंत्रण, मतलब बिना किसी रोक टोक के प्रवेश एवं निकास, मतलब जब उसकी इच्छा हो आ सकता है और जब उसकी इच्छा हो जा सकता। अब वो कैसे? जबकि कोई उद्योग असामान्य मुनाफे की स्थिति में हो, तब ऐसे असामान्य मुनाफे से आकर्षित होकर इकाइयां मुक्त रूप से उद्योग जगत में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। मान लो कि आप दो मित्र हो, एक मित्र किसी व्यापार में अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और उसे देखकर आपको भी ऐसा लगता है कि अगर मैं भी इस बाजार में यह व्यापार करूंगा तो मुझे भी अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा और मैं अच्छी कमाई कर सकता हूं। तो आप उसे देखकर बाजार में आते हैं, वह उद्योग शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपके उद्योग में आपको अच्छा प्रोग्रेस दिखाई देता नहीं है, मतलब आप अच्छी कमाई कर पाते नहीं हैं। तो इन परिस्थितियों के कारण या अन्य किसी परिस्थितियों के कारण, जो भी कारण हो, आपको वह व्यापार बंद करना पड़ता है। तो अब आपको क्या है, यहाँ पर अधिक मुनाफा नहीं मिला, लाभ नहीं मिला, अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर आपको लाभ मिलता तो आप ऐसी परिस्थिति में उस व्यापार के साथ, उस उद्योग जगत में जुड़े रहते। इस प्रकार इस बाजार में इकाइयों का आवागमन किसी भी प्रकार का प्रतिबंध होता नहीं है। लाभ मिले तो व्यापारी आता है और अगर नुकसान हो तो वह स्वैच्छिक स्वयं वहाँ से चला जाता है। अब चौथा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, बाजार की संपूर्ण जानकारी। बाजार की संपूर्ण जानकारी जो है पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में क्रेता और विक्रेता के पास होनी चाहिए। कैसे? पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में उत्पादक या व्यापारी अन्य उत्पादकों या व्यापारियों को किस कीमत पर वस्तु बेचते हैं, प्रतिस्थापन है या पूरक है, कि वस्तु किस गुणवत्ता पर बेचते हैं, इत्यादि बातों की जानकारी उनके पास होनी चाहिए। इससे ऐसी समगुणधर्मी वस्तुएं रखने वाला कोई एक उत्पादक या व्यापारी बाजार में वस्तुओं की अलग अलग कीमत लेकर भेदभाव सर्जित करने में असमर्थ होता है और जिसकी वजह से इस प्रकार इस बाजार में एक जैसी कीमत प्रवर्तित होती है, मतलब एक जैसी कीमत यहाँ पर देखने को मिलती है। अब वो क्यों देखने को मिलती है? पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में जो ग्राहक है वस्तु की कीमत और गुणवत्ता के संबंध में संपूर्ण जानकारी रखता है, उसकी कीमत क्या है और उसकी गुणवत्ता कैसी है, और जिसके कारण कोई एक उत्पादक, मतलब जो विक्रेता है, ग्राहक के पास से अधिक कीमत ले सकता नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत और गुणवत्ता के बारे में ग्राहक को पहले से जानकारी है। इसलिए इस प्रकार क्रेता और विक्रेता और उत्पादक को बाजार से संबंधित संपूर्ण जानकारी होने से बाजार में एक समान कीमत प्रवर्तित होती है और जिसके कारण इस बाजार की मांग रेखा संपूर्ण मूल्य सापेक्ष रेखा बनती है।
अब विद्यार्थी मित्रों हम पांचवें पॉइंट की चर्चा करेंगे। उत्पादन के साधन संपूर्ण रूप से गतिशील, गतिशील मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे आवागमन करना। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में उत्पादन के 4 साधन हैं। कितने साधन हैं? 4। भूमि, पूंजी, श्रम और नियोजक संपूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। उत्पादन के इन साधनों की भौगोलिक गतिशीलता, उत्पादन के इन साधनों की भौगोलिक गतिशीलता एवं उपयोग की दृष्टि से संपूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। उसी प्रकार उत्पादन के साधनों का मुआवजा भी समान देखने को मिलता है। अब मुआवजे की बात कही जाए तो आप देख सकते हैं, भूमि को क्या मिलता है? भाड़ा। पूंजी को क्या मिलेगा? ब्याज। श्रम को क्या मिलेगा? वेतन। नियोजक को क्या मिलेगा? लाभ। तो संपूर्ण मतलब पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में वस्तु की कीमत एक समान होती है, क्योंकि उत्पादन के साधन संपूर्ण गतिशील होने से ये साधन कम मुआवजे से अधिक मुआवजे की तरफ क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। कम मुआवजे से पहले कम भाड़ा लेते थे, कम ब्याज लेते थे, लेकिन आज ज़्यादा ले रहे हैं। बार बार स्थानांतरण को टालने के लिए इकाइयाँ एक समान मुआवजा देने को क्या होती हैं? मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि बार बार स्थानांतरण होता है, इसलिए बार बार क्या होगा? भाड़ा बढ़ेगा और मुआवजा अधिक देना पड़ेगा। इस पॉइंट के लास्ट टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं, परिवहन खर्च का अभाव मतलब की कमी। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में असंख्य क्रेता और विक्रेता देखने को मिलते हैं। पूर्ण स्पर्धा के विश्लेषण में बाजार में परिवहन खर्च का कुल खर्च में बहुत कम हिस्सा देखने को मिलता है और उसे गणना भी नहीं लिया जाता है, जिससे परिवहन खर्च क्या होता है? शून्य पाया जाता है। इसलिए बाजार में महत्वपूर्ण लक्षण में परिवहन खर्च का अभाव देखने को मिलता है। अब परिवहन खर्च का अभाव कैसे देखने को मिलता है उसका एक हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। मान लो कि आप कोई वस्तु खरीदने के लिए गए, जैसे कि हमने अगले टॉपिक में एक शर्ट का उदाहरण लिया था। तो शर्ट का उदाहरण में हमने देखा था कि शर्ट की कीमत कितनी थी? 3000 रुपये। कितनी थी? 3000। 10% के डिस्काउंट पर ये शर्ट आपको कितने का मिला? 2700 रुपये का। अब जब 10% के हिसाब से 2700 रुपये हुआ तो 2700 रुपये की शर्ट आपने खरीदा। अब इस दुकान पर अपने घर से जाने में या तो आपने ऑटो किया होगा तो भाड़ा खर्च किया होगा, या अपनी बाइक से गए होंगे तो पेट्रोल खर्च हुआ होगा। ठीक है, अब जो भी खर्च हुआ होगा, मान लो कि 50 रुपये अतिरिक्त खर्च हुआ, तो क्या हम शर्ट की कीमत जब किसी को बताते हैं तो हम उसको 2700 रुपये ही बताएंगे? हम उसको ये 50 रुपये नहीं बताते हैं कि 2750 रुपये लगा। कैसे? पेट्रोल खर्च हुआ या भाड़ा खर्च हुआ। इसलिए ये जो खर्च है यह इसके अंदर परिवहन खर्च में इसकी गणना की जाती नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, बाजार का वर्गीकरण में पूर्ण स्पर्धा वाले पॉइंट में ये अंतिम पॉइंट यहाँ पे पूरा होता है। धन्यवाद।